6 दिसंबर 1956। इस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया में आखिरी बार सांस ली थी। बाबा साहब के वफात के बाद भारत के शोषितों और कमज़ोर तबकों में मातम पसर चुका था। अपना अस्तित्व बचाने से लेकर अपने पढ़ाई के लिए डॉक्टर अम्बेडकर का संघर्ष, दलित समाज के उत्थान के लिए उनकी कोशिश और आज़ाद भारत के संविधान के निर्माण में उनका योगदान बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। बाबा साहब का यह सफ़र इतना आसान नहीं था। जिंदगी के इस सफ़र में वह डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, न्यूराइटिस और आर्थराइटिस जैसे लाइलाज बीमारियों से पीड़ित रहे। डायबिटीज़, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में शुगर या चीनी की बीमारी कहते हैं, उसके चलते उनका शरीर बेहद कमज़ोर हो चुका था। गठिया की बीमारी के चलते वो कई रातों तक बिस्तर पर दर्द से कहराते रहते थे। तो आज उनके पुण्यतिथि पर जानते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की ज़िंदगी के आखिरी 24 घंटों की कहानी। नमस्कार, मैं आसिफ असरार और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर .न्यूज़। भीमराव अंबेडकर की पत्नी सविता अंबेडकर, जिन्हें माई साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, वह आखिरी वक्त तक बाबा साहेब के साथ ही थीं। उन्होंने अपनी जीवनी में उनके इस आखिरी वक्त के बारे में बहुत ही विस्तार से लिखा है। निधन से एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर को बाबा साहेब सुबह 8:30 बजे सोकर उठ गए थे। माई साहब चाय के ट्रे लेकर उनके कमरे में गईं और उन्हें जगाया। दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। इसी बीच नानक चंद रत्तू, जो दफ्तर जाने वाले थे, उनके पास आए। नानक चंद ने भी साथ में चाय पी और वो चले गए। बाबा साहेब की कहानी में नानक चंद ने अहम भूमिका निभाई है, तो चलिए पहले जान लेते हैं कि आखिर वो कौन थे। नानक चंद रत्तू पंजाब के होशियारपुर ज़िले के रहने वाले थे। वो काम की तलाश में दिल्ली आए हुए थे और यहाँ वो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से मिले। बाद में वो हमेशा बाबा साहेब की परछाई की तरह उनके साथ रहे। 1940 में नानक चंद ने बाबा साहेब के सचिव के तौर पर काम करना शुरू किया। बाबा साहब की ज़िंदगी के आखिरी दिन यानी 6 दिसंबर 1956 तक नानक चंद उनके सचिव रहे। अब वापस लौटते हैं कहानी पर। चाय पीने के बाद माई साहब ने बाबा साहब को सुबह के रोज़मर्रा के काम निपटाने में मदद की। उसके बाद वो उन्हें नाश्ते की टेबल पर ले आईं। उसके बाद तीनों लोगों ने यानी बाबा साहब, माई साहब और डॉक्टर मालवणकर ने साथ में नाश्ता किया और बंगले के बरामदे में बैठकर कुछ बातें की। बता दें कि डॉक्टर मालवणकर बाबा साहब अम्बेडकर के डॉक्टर और दोस्त भी थे। फिर बाबा साहब ने अखबार पढ़ा और उसके बाद माई साहब ने उन्हें दवाइयों के साथ इंजेक्शन दिए और फिर काम निपटाने रसोई चली गईं। बाबा साहब और डॉक्टर मालवणकर बरामदे में बैठकर बातें करते रहे। 5 दिसंबर 1956 के दिन करीब 12:30 बजे माई साहब ने बाबा साहब को लंच करने के लिए बुलाया। उस वक्त बाबा साहब लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ लिख रहे थे। वो उस वक्त अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा की प्रस्तावना लिख रहे थे। माई साहब के अनुसार बाबा साहब को दोपहर का खाना खिलाया गया। खाना खाने के बाद बाबा साहब सोने चले गए। दिल्ली में माई साहब अपने घर की खरीदारी खुद करती थीं। बाबा साहब के सोने के बाद वो खाने पीने का सामान और किताबें लाने बाजार चली गईं। माई साहब खरीदारी करने के लिए उसी समय बाहर जाती जब बाबा साहब या तो संसद चले जाते थे या फिर सो रहे होते थे। 5 दिसंबर को भी जब बाबा साहब लंच लेकर सोने चले गए तो माई साहब खरीदारी के लिए बाजार चली गईं। डॉक्टर मालवणकर 5 दिसंबर की रात को ही विमान से मुंबई जा रहे थे, सो वो भी मुंबई जाने से पहले अपने लिए कुछ सामान खरीदना चाह रहे थे। तो डॉक्टर मालवणकर भी माई साहब के साथ खरीदारी के लिए बाजार चले गए। चूँकि बाबा साहब सो रहे थे तो वो बिना बताए ही बाजार चले गए, जिससे उनकी नींद में खलल ना पड़े। माई साहब और डॉक्टर मालवणकर दोपहर को करीब 2:30 बजे बाजार गए थे और वो दोनों शाम लगभग 5:30 बजे बाजार से घर लौटे। उस वक्त बाबा साहब बेहद गुस्से में थे। माई साहब ने इस बात का जिक्र अपनी किताब डॉक्टर अम्बेडकराच्य सहवासात में किया है। उन्होंने लिखा है, बाबा साहब का गुस्सा होना कोई नई बात नहीं थी। अगर उनकी कोई किताब अपनी जगह पर नहीं मिलती थी या कलम कहीं और होता था तो बाबा साहब गुस्से में भड़क उठते थे। अगर उनकी इच्छा के बगैर कोई छोटा सा भी काम हुआ या उम्मीद के मुताबिक वह काम नहीं हुआ तो उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता था। इसमें आगे लिखा गया है कि बाबा साहब का गुस्सा तूफान की तरह था, लेकिन वो बस वक्ती तौर पर नाराज़ होते थे।
जो किताब या नोटबुक वो ढूंढ रहे होते थे, अगर वो मिल जाता तो अगले ही पल उनकी नाराजगी दूर हो जाती। बाजार से लौटकर माई साहब सीधे बाबा साहब के कमरे में गईं। बाबा साहब ने कहा कि वो इंतजार कर रहे थे। उनका गुस्सा शांत करने के बाद माई साहब तुरंत रसोई घर में कॉफी बनाने चली गईं। रात 8 बजे जैन पुजारियों का एक प्रतिनिधि मंडल और उनके प्रतिनिधियों को बाबा साहब से मिलने आना था। बंगले के लिविंग रूम में बाबा साहब और उस प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के बीच बौद्ध और जैन धर्म को लेकर बातचीत हुई। डॉक्टर अंबेडकर के साथी रहे चांगदेव खैरमोड़े ने उन पर 12 खंडों में किताब लिखी है। किताब के 12वें भाग में उन्होंने इस घटना के बारे में लिखा है। उस प्रतिनिधि मंडल ने ये इच्छा जताई कि बाबा साहब को 6 दिसंबर को होने वाले जैन सम्मेलन में आना चाहिए। प्रतिनिधि मंडल ने अपील की कि बाबा साहब वहां आकर जैन धर्म के भिक्षुओं के साथ बहस करें, ताकि जैन और बौद्ध धर्म के बीच एकता कायम हो सके। जब बाबा साहब जैन धर्म के नुमाइंदों के साथ बातचीत में मशगूल थे तो डॉक्टर मालवणकर मुंबई के लिए रवाना हो गए। जैसा कि माई साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि डॉक्टर मालवणकर ने मुंबई जाने के लिए बाबा साहब से इजाज़त ले ली थी और वो हवाई अड्डे रवाना हो गए। हालांकि चांगदेव ने बाबा साहब की जीवनी में लिखा है कि जब डॉक्टर मालवणकर मुंबई के लिए रवाना हो रहे थे तो उन्होंने बाबा साहब से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। बाद में जैन धर्म के प्रतिनिधि मंडल ने भी बाबा साहब से इजाज़त लेकर विदा ले ली। बाबा साहब ने उनसे कहा कि अगले रोज़ यानी कि 6 दिसंबर के लिए मेरे सचिव से शाम का वक्त ले लेना, फिर हम बातें करेंगे। उसके बाद बाबा साहब ने मन ही मन में बुद्धम शरणम गच्छामि का पाठ करना शुरू कर दिया। माई साहब लिखती हैं कि जब भी बाबा साहब बेहद अच्छे मूड में हुआ करते थे तो वो बुद्ध वंदना और कबीर के दोहे पढ़ा करते थे। कुछ देर के बाद जब माई साहब ने ड्राइंग रूम में झांका तो देखा कि बाबा साहब नानक चंद रत्तू को रेडियोग्राम पर बुद्ध वंदना का रिकॉर्ड बजाने को कह रहे थे। उसके बाद रात के खाने के वक्त बाबा साहब ने थोड़ा सा खाना खाया और फिर बाबा साहब माई साहब के खाने खत्म करने का इंतज़ार करते रहे। उसके बाद उन्होंने कबीर का दोहा चलो कबीर तेरा भव सागर डेरा बड़े सुर में गाया। बाद में छड़ी का सहारा लेकर वो बेडरूम की ओर चल पड़े। उनके हाथ में कुछ किताबें भी थीं। बेडरूम की तरफ बढ़ते हुए ही बाबा साहब ने अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा की प्रस्तावना की एक कॉपी और एस.एम. जोशी और आचार्य अत्रे के नाम लिखी चिट्ठियां भी सौंपी और नानक चंद से कहा कि वो ये सब उनकी मेज़ पर रख दें। अपना काम खत्म करने के बाद नानक चंद रत्तू भी अपने घर चले गए। माई साहब अपना काम निपटाने रसोई घर में चली गईं। जैसा कि माई साहब ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि बाबा साहब को देर रात तक लिखने पढ़ने की आदत थी। अगर वो रम जाते तो सारी सारी रात पढ़ते लिखते रहा करते थे। लेकिन माई साहब अपनी जीवनी में लिखती हैं कि 5 दिसंबर की रात नानक चंद के घर रवाना होने के बाद बाबा साहब ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा की प्रस्तावना में फिर से बदलाव किया। इसके बाद उन्होंने एस.एम. जोशी और आचार्य प्रहलाद केशव अत्रे के अलावा ब्रह्मी सरकार के नाम लिखी अपनी चिट्ठियों पर फिर एक बार नज़र डाली। उसके बाद वो रोज़मर्रा के उलट 11:30 बजे ही सोने चले गए। उस रात के बारे में बहुत जज्बाती होते हुए माई साहब ने लिखा है कि 5 दिसंबर की रात बाबा साहब की ज़िंदगी की आखिरी रात साबित हुई। 6 दिसंबर 1956 को माई साहब रोज़ की तरह सुबह उठी। चाय बनाने के बाद वो ट्रे लेकर बाबा साहब को जगाने उनके कमरे में गईं। उस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे थे। माई साहब लिखती हैं, मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई मैंने देखा कि बाबा साहब का एक पैर तकिए पर पड़ा था। मैंने बाबा साहब को 2-3 बार आवाज़ दी, लेकिन उनके बदन में कोई हरकत नहीं हुई। मैंने सोचा कि वो गहरी नींद में सो रहे हैं, तो मैंने उन्हें हिलाया और उन्हें जगाने की कोशिश की और सोते हुए ही बाबा साहब के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। माई साहब को ज़बरदस्त धक्का लगा। वो रोने लगी। उस वक्त बंगले में केवल 2 लोग थे, माई साहब और उनके सहायक सुदामा। इसके बाद माई साहब ने डॉक्टर मालवणकर को फ़ोन किया और पूछा कि अब क्या करना चाहिए। डॉक्टर मालवणकर ने उन्हें बताया कि वो बाबा साहब को कोरामाइन का इंजेक्शन दें, लेकिन तब तक बाबा साहब का देहांत हुए कई घंटे गुजर चुके थे, इसलिए वो इंजेक्शन भी नहीं दिया जा सकता था। माई साहब ने सुदामा से कहा कि वो जाकर नानक चंद रत्तू को बुला लाए। सुदामा कार लेकर गए और नानक चंद रत्तू को उनके घर से बुला लाए।
उसके बाद लोगों ने बाबा साहब के बदन की मालिश करनी शुरू कर दी। किसी ने मुंह से सांस देने की कोशिश की, लेकिन कोई तरकीब काम नहीं आई। बाबा साहब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। नानक चंद रत्तू ने बाबा साहब के करीबी अहम लोगों को फ़ोन करके बाबा साहब के निधन की जानकारी दी और फिर आखिर में नानक चंद रत्तू ने सरकारी विभागों, पीटीआई और अन्य मीडिया संस्थानों को बाबा साहब के निधन की सूचना दी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे thefourthpillar.news। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।